तो प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सब्जेक्ट स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए क्लास 12th के सामान्य हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर्स का सलूशन करेंगे। आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर से लगभग 15 से 20% क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक। और अगर हम 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर लें तो लगभग मान के चलो 70% क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर से ही फंस जाते हैं। तो उसके लिए आपके डिमांड पर एक कोर्स लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। ये कोर्स का नाम है ब्रह्मास्त्र कोर्स। जी हाँ प्यारे बच्चों, 80 रुपये में सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं। जो बच्चे एग्जाम में 90+ स्कोर करना चाहते हैं इस कोर्स को ज्वाइन करके 7992087382 पर पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेजेंगे तो हम आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। लगभग 86 PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक। बाकी जानकारी के लिए इस नंबर संपर्क करें, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है। अब देखिए आगे, आज के इस वीडियो में हम आपको इस पूरे पेपर्स का सलूशन करके बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से इसका पूरा PDF मिल जाएगा, ठीक है। और पहले तो आप समझ लीजिए कि क्या कैसे करना है बोर्ड एग्जाम में। जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है इस पर विशेष ध्यान देना है प्यारे बच्चों। अगर ना आए तो आप कैसे लिखोगे, ठीक है। ना आए, हिंदी भी ना आए, ये जो हिंदी है ना, गद्यांशवा अगर ना आए, गद्यांशवा तब क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों। पद्यांशवा नहीं आए तब क्या करोगे। तो उसके लिए आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं और ये ट्रिक जरूर याद रखना, ठीक है ना। ये ट्रिक बिल्कुल छोड़ना नहीं। आप जानते हैं गद्यांश पद्यांश 10-10 नंबर के प्रश्न होते हैं। अगर हम तो यहाँ पर देखिए गद्यांश हो चाहे जो भी हो, निबंध वगैरह जो भी हो, हिंदी में ना हम ऐसा ट्रिक बता देंगे कि आपको मान के चलो 100 में से 80 तो ला ही लोगे, ठीक। वो ट्रिक वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरी ट्रिक बताएंगे और आपको इस पूरे पेपर्स का सलूशन आपको इस बोर्ड की कॉपी में मिलेगा, ठीक है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। बाकी अपडेट हम भेजते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे, ये जब एग्जाम में बैठोगे तो ये बोर्ड कॉपी मिलेगी और इसी बोर्ड की कॉपी में आपको इस पूरे पेपर्स का सलूशन करना है। सावधानियां कहाँ रखनी है ये देखिएगा। जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो यहाँ पर आपको एक एडमिट कार्ड मिलेगा और उस एडमिट कार्ड में आपको 10 अंक का रोल नंबर मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे पिछले साल 2022 में 10 अंक का रोल नंबर मिला था, इस बार भी आपको 2023 में भी 10 अंक का रोल नंबर मिलेगा और वो 10 अंक का रोल नंबर आपको यहाँ पर भरना है, ठीक। यहाँ पर 10 अंक का रोल नंबर भरने के बाद अंकों में यहाँ लिखना और फिर शब्दों में कैसे लिखोगे। जैसे शब्दों में, जैसे मान लो यहाँ पे हम पहले अंकों में भर दें 2 2 6 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक। ये आपके 10 अंक का रोल नंबर हो गया, एक ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक। और 10 अंक का रोल नंबर भरने के बाद ये अंकों में हो गया। फिर शब्दों में इसे कैसे लिखोगे। शब्दों में 2 फिर 2 फिर 2 फिर 6 1 4 6 2 3 4, ये शब्दों में लिखना है। उसके बाद आपको विषय यहाँ पे सामान्य हिंदी जो भी विषय होगा उस विषय का यहाँ पे नाम लिख देना है। फिर यहाँ पे लिखना है केवल प्रश्न पत्र, क्योंकि हर सब्जेक्ट में हर विषय में एक ही पेपर होता है, इसलिए यहाँ पर हर पेपर में आपको केवल प्रश्न पत्र लिखना है। याद रखिएगा, केवल प्रश्न पत्र यहाँ पर ये लिखना है। फिर आपको अंकित संकेतांक बॉक्स में लिखने के लिए आएगा प्यारे बच्चों। हर पेपर में ना एक संकेतांक होता है, जैसे यहाँ पे इस पेपर में ये संकेतांक है और जैसे एक दूसरा पेपर लेते हैं, देखिए हर पेपर में दाहिने साइड में एक संकेतांक होता है और वो संकेतांक हम यहाँ पर इस बॉक्स में लिखते हैं।
उसके बाद परीक्षा का दिन जो भी होगा यहाँ पे लिखना, परीक्षा तिथि एवं पाली, यहाँ पर परीक्षा तिथि, तिथि माने तारीख होता है, तो यहाँ पे तारीख डालेंगे। उसके बाद आपकी परीक्षा 2 बजे से होगी, जो साइंस के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे द्वितीय पाली लिख देंगे। फिर केंद्र के नाम की बात अगर करें तो जिस केंद्र में आप परीक्षा दे रहे हैं उसी केंद्र का नाम यहाँ पे लिखना है। इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना। ओके, और यहाँ पे देखिए, ये इतना काम ध्यान से करना। सबसे बड़ी चीज़ आपको यहाँ पर रोल नंबर, आपको थोड़ा सा भी गलती नहीं करना है, ध्यान से लिखना। अगर आपने यहाँ पे गलती किया और गलती करने के बाद उसे कट किया तो याद रखना आपकी ये कॉपी जांची नहीं जाएगी। इसलिए आप विशेष ध्यान देना कि इसको लिखने के बाद थोड़ा सा भी आपको कट नहीं करना है। अंकों में और शब्दों में तो आपको अच्छे से लिखना ही लिखना। अब आगे देखिए, यहाँ पे अब हम पेपर को पलटेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देखिए खंड क, ये खंड क वाला जो कार्यक्रम है ना, इसको प्रश्नोत्तर के ऊपर लिखना चाहिए। आप जो मैंने गलती किया है आप नहीं करना है, आपको खंड हमेशा इस वाले पेज पे यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है। अब देखिए आगे उसके बाद प्रश्नोत्तर यहाँ पे डालेंगे। प्रश्नोत्तर देखिए कौन सा किसका सही है। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? तो याद रखना, खड़ी बोली गद्य की रचना प्रिय प्रवास को माना जाता है। किसे माना जाता है? प्रिय प्रवास को माना जाता है, याद रखना दोस्तों। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये देखिए प्रश्नोत्तर 1 का जो है, ठीक, प्रिय प्रवास तीसरा ऑप्शन सही है। अब बात कर लेते हैं हम ख की। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं, तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है दोस्तों? तो याद रखना बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक। ठीक, अगला है, अब देखो अभी हम यहाँ पे समझा देते हैं, लेकिन आपको कॉपी में जो लिखाए हैं स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा ना। स्क्रीनशॉट मतलब आपको इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक, आपको थोड़ा सा भी गलती नहीं करना है। अब देखिए आगे देखिए, यहाँ पे बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। तो बाबू गुलाब राय की जो आत्मकथा है वो मेरी असफलता है। कौन सी है? मेरी असफलता। फिर अतीत के चलचित्र किस विद्या की रचना है? तो अतीत के जो चलचित्र है दोस्तों वो स्मरण की रचना है। ठीक है, जीवन और दर्शन। अगला क्वेश्चन है, जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं। तो जीवन और दर्शन के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, आगे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं। हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं। कौन है दोस्तों? अज्ञेय। कौन है? अज्ञेय हैं। अगला देखिए, हरिऔध जी की कृति नहीं है। तो हरिऔध जी की कृति नहीं है, चित्रधारा। कौन सी नहीं है दोस्तों? चित्रधारा। ठीक है, फिर देखिए अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ये दूसरे का है ना, दूसरे का क ख ग। तो पहले का तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक, पहले का ये सारा। अब हम दूसरे में आ जाते हैं, और पहले का ये देखो अंगा भी है, और दूसरे का क ख ग घ अंगा। दूसरे में कौन सही है यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी रही बात समझाने की, तो समझा हम यहाँ देते हैं। ठीक है ना। आगे देखो, साहित्य लहरी के रचयिता हैं। तो साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास जी हैं। कौन है दोस्तों? सूरदास जी साहित्य लहरी के रचयिता हैं। अगला, नौका विहार कविता किस कृत से अवतरित है? तो याद रखना, नौका विहार कविता जो है गुंजन से अवतरित है। किससे अवतरित है दोस्तों? गुंजन से। अगला है दूसरा सप्तक के कवि। तो दूसरा सप्तक के कवि है कौन है? तो दूसरा सप्तक के कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं। कौन है दोस्तों? भवानी प्रसाद मिश्र हैं। अब आ जाते हैं
अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ पर रही बात गद्यांश की, अब हम मेन पॉइंट पर आ जाते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे, गद्यांश। अब आगे देखिए, गद्यांश की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए 2 गद्यांश दिए होते हैं, ठीक है ना। कितने गद्यांश? 2। और 2 गद्यांश में आपको एक करना होता है, अथवा में करके होते हैं, चाहे अथवा के ऊपर लिखो चाहे अथवा के नीचे लिखो, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर यहाँ पे इस गद्यांश का आंसर आपको लिखना है तो पहला नंबर देखिए, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। दूसरा, रेखांकित अंश का व्याख्या करना है। तीसरा, भौतिक समृद्धि के महत्व के विषय में लेखक का क्या मान्यता है, ठीक है। और तो चलिए पहला हम ये जो उपर्युक्त गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहला नंबर उत्तर, और इसमें देखो मैंने ना अपने इस कापी में पहला का उत्तर ना करके प्यारे बच्चों दूसरे का किया है, ये वाला। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिली है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। देखो, पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहा गया है? वसुंधरा माने इसे क्यों कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहा गया है क्योंकि पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की बहुमूल्य निधियां, वस्तुएं भरी हुई हैं। यानी जितने भी कार्य होते हैं वो पृथ्वी पर ही होते हैं, ठीक है। इसलिए इस पर क्या भरी हुई है? बहुमूल्य निधियां, जिसका कोई मूल्य ना हो, ठीक है ना। अब देखिए आगे, दूसरा नंबर है, पृथ्वी की देह को किसने संवारा है? तो यहाँ पर देखिएगा, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को संवारा है। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, या अपने भाषा में यहाँ पर पहले इस पूरे पैसेज को पढ़ लीजिए, पहले इस पूरे गद्यांश को पढ़ लीजिए, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर को दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, हमारे आर्थिक अभ्युदय के लिए क्या आवश्यक है? तो यहाँ देखिए, हमारे भावी आर्थिक विकास की दृष्टि से यह जांच पड़ताल आवश्यक है कि पृथ्वी के गर्भ में स्थित बहुमूल्य रत्न, धातुएं, खनिज प्रकार पदार्थ, अन्य जल, फल और इसी प्रकार की अनेक अनमोल वस्तुएं जिन्हें धरती छिपाए रखती है तथा देह को सजाने वाली अनेक प्रकार की मिट्टियों का परीक्षण करे कि वह किस कार्य में उपयोगी है। अब आगे देखिए दोस्तों, अब आगे देखिएगा, अगला है, लेखक के अनुसार मनुष्य के जीवन में भौतिक एवं आध्यात्मिक वस्तुओं को किस प्रकार से, इसमें नहीं होगा। यहाँ देखिए, पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम। तो यहाँ पर देखिए, पाठ का जो शीर्षक है वो राष्ट्र का स्वरूप है और लेखक का नाम है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी, ठीक है। यानी यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। इस तरीके से लिखना है। फिर आ जाते हैं 5वें, पहाड़ों को किसने पीसा है? तो देखो प्यारे बच्चों, पहाड़ों को किसने पीसा है? तो यहाँ लिखा है, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की विभिन्न भूमियों से पृथ्वी की देह को संवारा है। अब आ जाते हैं चौथे में, यानी अब आ जाते हैं हम लोग पद्यांश की ओर बढ़ेंगे। अभी तो मैंने गद्यांश देखा, अब हम आ जाते हैं प्यारे बच्चों पद्यांश, ठीक है ना। पद्यांश में क्या है देखिए, ये है, जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागो, वे ज्वलित भात थे स्वयं तुझी में जागे, पर क्या केवल
क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ ना और इस मन में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मूझ प्रत्रलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। तो यहाँ पर इसका हमें क्या करना है, हमें देखो इसमें भी पद्यांश में भी 2 दिए होते हैं, बट हम इसको ना करके दोस्तों हम इसको करेंगे अथवा में। देखो अथवा के नीचे है ना, इस पर विशेष ध्यान देना। कुछ बच्चे पहले से मॉडल पेपर वगैरह हल नहीं करते हैं और वो डायरेक्ट एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं, जिससे उनका बहुत बड़ा हानि हो जाता है और वो पूरा क्वेश्चन अथवा वाला भी करने लगते हैं और मात्र 3 से 4 क्वेश्चन में पूरा समय बिता देते हैं, जिसके कारण वो एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको 1-2 मॉडल पेपर जो हम सॉल्व करा रहे हैं, इसको आप प्रैक्टिस करके खुद सॉल्व करिए कि एक मॉडल पेपर हम कितने समय में कर लेते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इसका हम ये अथवा के नीचे का अथवा वाला क्वेश्चन है, इसको हम हल करेंगे। तो इसका पद्यांश सबसे पहले लिखते हैं। ठीक, प्रयुक्त पद्यांश के शीर्षक तथा कवि का नामोल्लेख कीजिए। तो इसका जो पद्यांश है यहाँ देखिएगा, शीर्षक का नाम सध्यामनु है और कवि का नाम श्री जयशंकर प्रसाद। यानी प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक श्रद्धामनु नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। इस तरीके से लिखना है, या संक्षेप में भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश में यहाँ से खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। यानी खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग का क्या आशय है, इसका हमें स्पष्टीकरण करना है, इसका हमें व्याख्या करना है। तो यहाँ पे कवि कहता है कि उस नाले आवरण के बीच में श्रद्धा का कोमल अंग दिखाई दे रहा था, जो ऐसा लग रहा था कि मानो मेघरूपी यानी मेघ रूपी बनों के बीच कोई गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हो। ठीक, तो इस तरीके से हम इस रेखांकित अंश की व्याख्या कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मेघ बन बीच में कौन सा अलंकार है प्यारे बच्चों। तो यहाँ मेघ बन बीच में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अब देखो 5वां नंबर, ठीक है, 5वां नंबर क्या है? 5वां नहीं, 4था है। यहाँ देखो प्रस्तुत पद्यांश में नायिका के मुख की तुलना किस पर की गई है। तो प्रस्तुत पद्यांश में नायिका के मुख की तुलना लालिमा युक्त सूर से की गई है। ठीक, फिर 5वां नंबर है छवि धाम शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, छवि धाम का अर्थ सौंदर्य का स्थान है। कहाँ पर है? सौंदर्य का स्थान है। अब आ जाते हैं 5वें नंबर में। ठीक है, 5वां नंबर जरा ध्यान से देखना। 5वें का निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80 वर्ड लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 3 दिए होते हैं, 1, 2, 3। तीनों में से आपको एक करना है और हम यहाँ पे करने जा रहे हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, यानी 5वें का क का 3रा नंबर हम यहाँ पे परिचय लिखेंगे। कैसा नंबर लिखेंगे? 5वें के क का 3रा प्यारे बच्चों। ठीक है ना। तो जरा ध्यान देना यहाँ पे लिखा है डॉक्टर अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यदि इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से यमय तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डी.लिट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर अग्रवाल ने पाणि संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाएं, भारतीय संस्कृत और पुरातत्व का गहन अध्ययन करके, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, गहन अध्ययन करके प्यारे बच्चों। और इन्होंने क्या करा जरा ध्यान देना,
इन्होंने उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष और बाद में आचार्य पद को सुशोभित किया। डॉक्टर अग्रवाल ने लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षण पद पर, केंद्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग में संचालन पद पर तथा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अध्यक्ष तथा आचार्य पद पर भी कार्य किए। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का यह महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया, यानी स्वर्गलोक सिधार गए। दोस्तों अब ये क्या किए, साहित्य योगदान इनका क्या था, तो इनका डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृत पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषण थे। इनके मन में भारतीय संस्कृत को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाशन में लाने की उत्कृष्ट इच्छा थी, अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की। इसके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृत के संबंध में इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया तथा इन्होंने निबंध अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत अनेक ग्रंथों का संपादन और पाठ शोधन कार्य किए थे। दोस्तों इन्होंने जो कृतियाँ की थी यहाँ पर लिखी गई है, आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समय आपका लग जाएगा। हम ये चाहते हैं कि सारे क्वेश्चन विजिट करा दें और आप उसका स्क्रीनशॉट या पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लें। ठीक, अब देखिए अगला, हम जितने भी क्वेश्चन दिखा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये इकलौता चैनल ऐसा दोस्तों कि इस चैनल पे आपको पूरे पेपर्स का सलूशन मिलेगा। ठीक है, ऐसे आपको कोई चैनल कराने वाला नहीं है, इतना मेहनत कोई नहीं करता है। और ऑल सब्जेक्ट, चाहे वो साइंस के बच्चे हों चाहे वो आर्ट के बच्चे हों। ठीक है, चलिए 5वें का ख का पहला नंबर जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद का पूरा जीवन परिचय लिखा है, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, 6 नंबर क्या है, पंचलाइट। ये देखो ना, ये तो गारंटी है कि 100% वाला क्वेश्चन है। पंचलाइट बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, अधिकतम 80 वर्ड है। ठीक, तो पंचलाइट का लिखिए, चाहे बहादुर का या ध्रुव यात्रा पर लिखिए, तो इन तीनों में से एक लिखना है। तो यहाँ पे देखो पंचलाइट का लिखा हुआ है, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, ये आपका कहानी 6 का हो गया। अब आ जाते हैं 7वें नंबर में। 7वें नंबर में देखिए, मैंने यहाँ पे रश्मि रथ का लिखा है। देखो इसको ना हर जिले का अलग अलग होता है, तो स्वपथित खंड के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो या फिर मुक्ति यज्ञ का दो या फिर रश्मि, तो हर जिले का अलग अलग होता है। जो जिस जिले के होंगे उस जिले के अनुसार यहाँ पे लिखना है। ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए, ये रश्मि खंड काव्य के अनुसार पंच सर्ग की संक्षेप में लिखिए। तो रश्मि रथ का लिखा गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब आगे देखिए 8वें का क। 8वें का क क्या है, जरा ध्यान देना। दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद लिखिए। तो इसमें 2 दिए होते हैं अथवा में करके, तो हम जो है यहाँ पे इसी का लिख रहे हैं। ओके, इसी का लिख रहे हैं। महापुरुष लौकिक प्रभोनेषु बद्धा नियत। तो यहाँ देखिए इसका संदर्भ क्या है। यह गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक में संस्कृत भाग में संस्कृत महामना मालवी नामक पाठ से उत्कृत है। इसका अनुवाद ये दिया गया है, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे देखिए 8 का ख देख लेते हैं। श्लोक होगा, ये श्लोक आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है दिए गए श्लोक में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो 2 श्लोक में से एक का हमें संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पे देखो लिखा कि संदर्भ, यहाँ पे अनुवाद, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए 9वें का, अगर 9 नंबर का दिखाएं हम, 9 नंबर में क्या है दोस्तों, ज़रा ध्यान देना।
निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उससे पहले मैंने जो कोर्स लॉन्च किया है, जो बच्चे कोर्स लेना चाहते हैं, आपकी डिमांड पर ये कोर्स लॉन्च किया गया है। ये 80 रुपये में ऑल सब्जेक्ट मिल रहे हैं। जिन बच्चों को लेना है 7992087382 पर संपर्क कर सकते हैं। इसी नंबर पे आपको गूगल पे या पेटीएम करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर भेजेंगे तो आपको 86 PDF मिल जाएगा। कितना PDF? 86। 4th ईयर 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स का सलूशन मिलेगा। साथ ही साथ UPMSP का जो मॉडल पेपर है, जो गेस्ट पेपर है, उसका भी सलूशन मिलेगा। अगर आप एक सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आपको 30 रुपये देना पड़ेगा। अगर सारे लेना चाहते हैं तो आपको 80 रुपये देना पड़ेगा। ठीक, तो आपको सारे लेने पर आपको ज़्यादा प्रॉफिट है, ऑफर है। ठीक, एक एक खरीदोगे तो बाद में आपका ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए भी आपके पास टाइम है जिससे आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। कोर्स को परचेज कर लो। 7992087382 पर संपर्क करें। आगे देखिए, ये मुहावरा या लोकोक्तियाँ हैं। अपने पैर पर खड़े होना, उल्टी गंगा बहाना, गूलर का फूल होना, मक्खन लगाना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अपने पैरों पर खड़े होने का मतलब स्वावलंबी होना। विकास के माता पिता उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन उसने कहा कि जब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं होना तब तक शादी नहीं करेगा। उसके बाद देखिए 10वां नंबर है, इसमें देखिए एक ही था ना। फिर देखिए 10 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद के लिए सही विकल्प। चंद्रोदय का संधि विच्छेद क्या है? चंद्र धन उदय। इत्यादि का संधि विच्छेद इति धन आदि। और भवनम का संधि विच्छेद है भोधम अनम। ठीक है, तो का 1 2 3 3 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। अब आगे देखिए, ख नंबर क्या है? दिए गए निम्नलिखित शब्दों का विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प चुनिए। आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन क्या है? तृतीया विभक्ति एक वचन है। नामने में शब्द विभक्ति एक वचन बताइए, तो नामने में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो जलद, जलद का जलज का क्या होता है? बादल और कमल। ठीक है ना, तो 11 का नंबर देखो, 10 का स्क्रीनशॉट लेंगे, 10 का, फिर 10 के ख का ये स्क्रीनशॉट लेंगे नीचे से। ओके, और फिर आगे देखिए, फिर यहाँ पे 11 नंबर, 11 का 2 क्वेश्चन। उसके बाद 11 के ख में आ जाते हैं। अब 11 का ख, 11 में इसी में है अभी अवलंब अविलंब, यानी क में 2 अवलंब अविलंब का पूरा क्या होता है? ऑप्शन सहारा और शीघ्र। ठीक है, अब देखो, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो यहाँ पे अक्षत का मतलब होता है अखंड चावल, संपूर्ण, अखंडित। ठीक, अखंडित। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में एक सही चयन करके लिखिए। निम्नलिखित उपकार को न मानने वाला परोपकारी होता है। क्या होता है दोस्तों? परोपकारी, उपकार को न मानने वाला। ठीक है, अगला है घृणा के योग्य, घृणित। घृणा के योग्य क्या होता है? घृणित होता है। तो यहाँ आप देखो लिखा है घृणित। ठीक, फिर आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो महादेवी वर्मा विद्वान कवियत्री थी। तो ये महादेवी वर्मा जो है विद्वान कवियत्री थी, कवियत्री। तो यहाँ पे देखो, महादेवी वर्मा विदुषी कवियत्री थी, मैंने भोजन कर लिया। आगे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? हाँ, अब 12 नंबर देखिए, करुण रस अथवा ह्रास रस का स्थायी भाव के साथ एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ देखिए करुण रस यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, और इधर भी लिखा हुआ है करुण रस। फिर आपका ख नंबर, इसी में ख नंबर उपमा अलंकार या रूपक अलंकार। ठीक, का लक्षण उदाहरण। तो ये रूपक अलंकार का पूरा लक्षण उदाहरण सही लिखा, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे देखिए, अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न था 12वें का तीसरा। ठीक, देखो अभी दिखा देते हैं आपको प्रश्न। 12 का तीसरा नंबर क्या है प्यारे बच्चों? तो 12 का तीसरा था छंद अथवा कुंडली। छंद का लक्षण एवं उदाहरण दीजिए। तो 12 का ग का ये है पूरा, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 13 नंबर की अगर बात करें
निम्नलिखित बैंक के किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को पुस्तक एवं सामग्री लेने की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन करिए। तो यहाँ पर देखिए ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पूरा किया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए यहाँ तक पूरा लिखा गया है किस तरीके से बैंक से ऋण लेना है। अब आ जाते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न में अब ये लास्ट आपका क्वेश्चन है, ये है हमारा निबंध। ठीक, इसमें 4 निबंध होते हैं, किसी एक पर लिखना होता है, तो जो आपकी इच्छा हो उस पर आप लिख सकते हो। ठीक है ना, मेरे कवि पर है। ठीक, तो यहाँ पर देखो पहला नंबर 14 का पहला नंबर मैंने किया है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद इधर आप स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक, मेरे कवि पर निबंध लिखा हुआ है और फिर इधर भी। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट होता है और ये पूरे इस पेपर्स का सलूशन कंप्लीट होता है। तो अगले वीडियो आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।